नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमेजिंग मोटिवेशन बाय जय सिंह में। जैसा कि हम पहले भी कई वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं जो कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस का हो, या यानी अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें जीएस से रिलेटेड पोर्शन होता ही होता है और कुछ ना कुछ क्वेश्चन जीएस के आते ही हैं। और जीएस में से एक अति महत्वपूर्ण भाग है भारतीय संविधान। जब तक अगर हम किसी भी देश के संविधान को नहीं समझेंगे, उसकी रूपरेखा को नहीं समझेंगे, उसमें दिए गए प्रोविजंस को नहीं समझेंगे, रूल और रेगुलेशंस को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस देश के एक सभ्य नागरिक नहीं बन सकते हैं। इसलिए अगर किसी भी देश को जानना है तो उसके संविधान को अवश्य हमें पढ़ना चाहिए। एक तो ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है यह विषय, और दूसरा यह एक अपनी समझ विकसित करने के लिए, एक जानकारी के लिए कि जिस देश में हम रह रहे हैं वह किस प्रकार के रूल रेगुलेशन और किस प्रकार के संविधान द्वारा संचालित होता है और उस संविधान में क्या क्या प्रावधान है। लेकिन हर बार की तरह मैं आपके सामने आज भी एक नया कोर्स लेकर आया हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जीएस के साथ ही साथ हम एक एथिकल, एक मोटिवेशनल, एक एथिकल, एक अप्रोच को भी डेवलप करते जाएं, जिससे कि हमारी समझ और हमारी सूझबूझ और हमारा दिमाग एक सही दिशा में कार्य करे, जिससे कि हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और एक हम सभ्य नागरिक बने, जिससे कि अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने देश की रक्षा कर सकें और उसे आगे बढ़ा सकें। तो जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आज का कोर्स है कि किसी कठिन कार्य में सफल हो जाना, किसी कठिन कार्य में सफल हो जाना आत्मविश्वास में एक संजीवनी के समान है। अर्थात इसमें कहा गया है कि अगर आप कोई भी मुश्किल कार्य है, जैसे कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि यहाँ यूपीएससी का ही एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य होता है, बहुत ही यानी किसी हार्ड वर्क के रूप में माना जाता है। और अगर तैयारी करते हुए आप यूपीएससी में अगर सिलेक्ट होते हैं तो ये समझ लेना कि आपका जो आत्मविश्वास है वह समझ लो एक संजीवनी बूटी के समान कार्य करता है। संजीवनी बूटी जो है यह बहुत ही फेमस शब्द है और रामायण काल में हमने इसका जिक्र भी है, मिलता है संजीवनी बूटी पर, कि हनुमान जी जो है जब लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग जाती है मेघनाथ के द्वारा, वह शक्ति मार देते हैं जिसका नाम ब्रह्म यानी ब्रह्म शक्ति होता है। और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है तो उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी पर्वत से एक बूटी लेकर आते हैं, जिस बूटी का नाम संजीवनी बूटी है। उसे सूंघते हनुमान जी, उसे सूंघते ही लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो जाते हैं। यानी कि इसी प्रकार से इस कोट में कहा गया है कि अगर आप कोई कठिन कार्य करते हैं, उस कार्य में अगर आप सफल हो जाते हैं तो ये मान लो एक तरीके से आपका एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है, यानी कि आपका आत्मविश्वास डबल हो जाता है, एक संजीवनी बूटी के रूप में यह कार्य करता है। तो अगर जिसे भी पता हो कि यह कोट किसने कहा था, किसने नहीं कहा था, तो वह कमेंट में अवश्य बताए। और नहीं पता है तो वह फेमस कोट है मुंशी प्रेमचंद्र, जो कि हिंदी साहित्य से जुड़े हुए एक महान कवियों में और महान लेखक में इनकी गिनती की जाती है, मुंशी प्रेमचंद्र की। तो यह कोट जो आज का है हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी को समर्पित क्या है, प्रेमचंद्र जी के द्वारा, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। जिसको नोट करना हो नोट कर लें आप लोग, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब हमारा आज का टॉपिक होगा कि जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने बताया था, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले वीडियो से रिलेटेड लिंक दे दूंगा, क्योंकि जब तक आप वह वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये वीडियो आपको समझ में तो आएगा, लेकिन उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने नहीं देखा है वह वीडियो जाकर देख लें। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि जो एनआरआई होते हैं वो भारत में उनके लिए कौन सा अकाउंट होता है जो है भारत में खुलवा सकते हैं क्या,
जो एक भारतीय नागरिक है जो एनआरआई नहीं है, जैसे कि हम और आप हैं जो भारतीय नागरिक हैं, एनआरआई नहीं है, क्योंकि एनआरआई भी भारतीय नागरिक ही होता है, लेकिन थोड़ा अन्य नागरिकों से उसके लिए कुछ विशेष फैसिलिटी, कुछ विशेष प्रोविजंस भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं। तो जो एनआरआई होते हैं, तो क्या भारत में वह सेविंग अकाउंट, जैसे कि हमारा और आपका जो भारतीय बैंक है, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे आईसीआई बैंक हो, चाहे वो फिर इलाहाबाद बैंक हो, चाहे इंडियन बैंक हो, चाहे वो आईडीबीआई बैंक हो, यानी कि एनी अदर कोई भी बैंक हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, यानी कि जहाँ तक 75 अबाउट सम तक, यहाँ तक मुझे याद है, जो 75 बैंक हैं उनमें अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय होगा तो वह अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है, हम और आप जैसे। तो क्या क्वेश्चन ये आता है, जो एनआरआई लोग होते हैं क्या यह भी अपना सेविंग अकाउंट, जैसा कि एक साधारण सेविंग अकाउंट होता है जो हम और आप खुलवाते हैं, तो क्या वह एनआरआई सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है जैसा कि हम और आप लोग खुलवाते हैं? क्या वही एनआरआई जैसा कि हम और आप लोग खुलवाते हैं, क्या करंट अकाउंट खुलवा सकता है? तो इस चीज को समझेंगे तो पहले तो इतना जान लेते हैं कि भारत में जो व्यवस्था है अकाउंट के, जो मोस्टली जो अकाउंट है, जो मुख्यतः 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी और एफडी, मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो भारतीय बैंक जो सुविधा प्रोवाइड करती है वो 4 प्रकार के अकाउंट ही करती है, जिन्हें हम कहते हैं क्या, एक तो सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है। दूसरा जो अकाउंट होता है करंट अकाउंट होता है। तीसरा जो है अकाउंट होता है आरडी होता है, और चौथा जो अकाउंट होता है वो एफडी होता है। थोड़ा थोड़ा ये क्या होते हैं ये जाके आप लोग पढ़ लेना, चूंकि यह इकोनॉमी का विषय है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से विषय जुड़ा हुआ है, और बैंकिंग सेक्टर से, विशेषकर ये बैंकिंग सेक्टर का विषय है। तो यहाँ पर हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो भारत में रेगुलेट, तो कोई भी सेक्टर होता तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही है, चाहे फिर वो कोई भी सेक्टर होगा तो रूल रेगुलेशन के द्वारा ही नियंत्रित है। तो इस प्रकार के जो सेक्टर है बैंकिंग, यह भी भारतीय संविधान के द्वारा नियंत्रित है। और क्या किस प्रकार से भारतीय संविधान के द्वारा जुड़ा है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, जो नागरिकता का प्रावधान करता है, उसी भाग के अंतर्गत यह बताया गया है कि एनआरआई क्या होते हैं, उनका भी जिक्र है। यह बताया गया है कि जो लोग भारत से बाहर चले गए हैं, तो वो एनआरआई जो लोग हैं वो भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यह उसमें प्रावधान है भारतीय नागरिकता का भारतीय संविधान में, तो यह उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर इस विषय को हम, भारतीय संविधान के इस विषय को हम अर्थव्यवस्था से जोड़कर देखते हैं, ठीक है। वो यही एक संपूर्ण तरीका होता है पढ़ने का, कि किस प्रकार से हमारी जो चीज़ें हैं हम उन्हें आपसी में रिलेट करके पढ़ रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट ने यह रिलेशन का जो संबंध है कि क्या यह टॉपिक है किससे रिलेटेड होता है और किसका किससे क्या संबंध है, ये पढ़ना जान लिया तो समझ लो जीएस एक बहुत ही आसान पोर्शन बन जाता है। और यूपीएससी की स्ट्रेटजी है कि जब तक आप टॉपिक को रिलेटेड करना नहीं सीखेंगे, किसी भी टॉपिक से रिलेट करना नहीं सीखेंगे कि इस टॉपिक का अदर टॉपिक से क्या संबंध है, तो आप यूपीएससी कभी पास कर ही नहीं सकते हैं। वो बात अलग है कि आजकल बहुत से ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जिन्हें लूसेंट वाले होंगे, वो तो सीधा सीधा यही पूछिए, मैं बताओ एनआरआई क्या होते हैं, कितने दिनों से बाहर रहेंगे, 180 दिनों से, उन्हें इतना ही पता होगा। तो प्लीज लूसेंट वाले जो व्यक्ति हैं अपने दायरे से यार बाहर निकलो और थोड़ा एक विस्तृत अध्ययन करो। जो भी बंदा यूपीएससी से जुड़ी हुई है उनके लिए मैं यह बात बोल रहा हूँ, वरना अगर जो लूसेंट वाले बंदे हैं भाई, उनसे तो मैं ही बहुत परेशान रहता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो अकाउंट 4 प्रकार के होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी और एफडी। लेकिन एक एक्ट भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट पास किया गया था संसद के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं फेमा। क्या बोलते हैं? एक एक्ट है जिसे बोलते हैं हम फेमा। यह जो फेमा एक्ट है सन 1999 में यह एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट में साफ साफ दिशा निर्देश दिया गया था कि जो एनआरआई हैं,
जो एनआरआई है वह भारत में इस प्रकार के अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, यानी कि भारत में जो एनआरआई लोग हैं अपने नाम पर सेविंग अकाउंट नहीं रख सकते हैं। और एनआरआई को भारत में जितनी भी जो विदेशी बचत है, भारत में जो भी एनआरआई है उनकी जितनी भी विदेशी बचत है, वो है अपनी विदेशी बचत को अगर रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये 3 प्रकार के अकाउंट बताए गए हैं कि एनआरई, एनआरओ या एफसीएनआर अकाउंट में से कोई या तीनों प्रकार के अकाउंट की सुविधा उनके लिए उपलब्ध है। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि जो ये अकाउंट है एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, यह है फेमा एक्ट के तहत क्या है दिशा निर्देश गाइडेड है कि इसमें साफ साफ कहा गया है फेमा एक्ट में कि कोई भी एनआरआई होगा वह अपनी सेविंग को अगर उसे बचाना है तो वह भारत में उसे इस 3 प्रकार के अकाउंट ये खुलवाना पड़ेंगे, यानी कि 3 प्रकार के अकाउंट में चाहे वो एक खुलवा ले, चाहे तीनों प्रकार के खुलवा ले, चाहे कोई भी खुलवा ले। ठीक है, यहाँ एक बात और क्लियर कर देते हैं कि अभी तक भारत में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि एक व्यक्ति का की जो अकाउंट की लिमिट है उसकी कोई लिमिट नहीं है, ऐसा समझेंगे। यानी कि एक व्यक्ति चाहे जितने अकाउंट खुलवा सकता है, हर बैंक में एक व्यक्ति अपना एक अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन अगला क्वेश्चन बहुत से लोग ये भी पूछते हैं, क्या सर एक बैंक में एक से अधिक अकाउंट हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक में एक व्यक्ति के एक से अधिक अकाउंट हो सकते हैं, बशर्ते बस ध्यान इतना रखना कि जैसे अगर हमारे झांसी की बात की है तो ये शाखा है जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वाली जो एसबीआई ब्रांच की शाखा है, तो इसमें मेरा एक अकाउंट खुल सकता है। लेकिन अगर ये एसबीआई की अगर ब्रांच जो मेडिकल कॉलेज के पास पड़ती है तो इसमें भी मेरा एसबीआई की शाखा है, तो इसमें भी मेरा एक अकाउंट ओपन हो सकता है। इस प्रकार एसबीआई बैंक में हमारे 2 अकाउंट हो सकते हैं, यानी कि एक से अधिक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक अकाउंट हमने एसबीआई में खुलवाया, एक आईडीबीआई में खुलवाया, एक इंडियन बैंक में खुलवाया, एक जैसे कि एक कोटक महिंद्रा में खुलवाया, एक एचडीएफसी में खुलवाया, एक एक्सिस में खुलवाया, यानी कि जितनी की जितनी 75 के समथिंग बैंक हैं उन हर बैंक में अपना हम एक अकाउंट खोल सकते हैं। अब ये कोई मत पूछना कि अकाउंट कितने अकाउंट खोले जा सकते हैं, तो यानी ये समझो कि नो लिमिट है, नो लिमिटेशन ओपन एन अकाउंट इन आवर इंडिया। ठीक है, कोई भी लिमिट नहीं है अकाउंट खुलवाने की, आप खुलवा सकते हैं एक व्यक्ति। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एनआरआई होते हैं वो कौन होते हैं? तो हम बता चुके कि जो भी व्यक्ति हो वो बाय द वे, जैसे ये समझो कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति ये है, ऐसे ये समझेंगे, ये साफ कर देते हैं, यहां से समझेंगे कि यहां से समझेंगे कि कोई व्यक्ति है, जैसे ये पर्सन है और ये पर्सन यहां से, ये पर्सन है यहां से, ये पर्सन यहां से यूएसए चला जाता है, यानी कि पर्सन है इंडिया से यूएसए चला जाता है। और यूएसए कोई व्यक्ति इंडिया से जाता है, यूएसए मतलब विदेश है, यूएसए की जगह आप किसी भी अदर कंट्री का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर कोई ही व्यक्ति है, अगर वह यूएसए चला जाता है और जो ये व्यक्ति है ये यूएसए जा रहा है, तो इसका यूएसए जाने का यहाँ बीच में जो है जाएगा तो किसी ना किसी पर्पस से जाएगा, यानी किसी ना किसी उद्देश्य को से लेकर कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर जाता है, उद्देश्य रोजगार के उद्देश्य से भी जा सकता है, अध्ययन के उद्देश्य से भी जा सकता है, व्यवसाय करने के उद्देश्य से भी जा सकता है, या ऐसे कर्मचारी हैं जो भारत सरकार के यहाँ नौकरी करते हैं और विदेश में, जैसे एम्बेसडर में, एम्बेसी में कोई भी भारतीय सरकारी कर्मचारी जो जाके विदेश में रह रहा है, किसी भी उद्देश्य से व्यक्ति जाता है।
यानी कि ये व्यक्ति है यूएसए गया किसी भी पर्पज से, और यहाँ यूएसए में यह 180 दिनों से अधिक रुक गया। 180 का दिन में अगर गुणा करेंगे तो जनरल देखा जाता है कि एक महीने में 30 दिन माने जाते हैं हमारे यहाँ, तो 36 18, यानी कि इस प्रकार से दिखेंगे। अगर यह व्यक्ति 6 माह से तक 6 माह से लगातार 6 माह से या 180 दिनों से, यहाँ एक शब्द ध्यान रखना, लगातार होना चाहिए। इस शब्द का ध्यान रखना कि लगातार होना चाहिए, ये नहीं कि नवंबर चल रहा है, हम 5 दिन के लिए 7 दिन के लिए यूएस चले गए, फिर आ गए वापस, फिर 15 दिन इंडिया में रुके, फिर जाके यूएसए में 1 महीने रुके, फिर आ गए, फिर जाके बहमास रुके, फिर बरमूडा रुके, या एक ही कंट्री में बार के बार आना जाना हुआ। जैसे यहाँ ये लगातार का मतलब ये है, यूएसए में लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 दिन रुके फिर आ गए इंडिया, फिर अगले महीने फिर चले गए 10 दिन के लिए, फिर आ गए इंडिया, ऐसा नहीं। लगातार जो व्यक्ति 6 माह से बाहर होता है, भारत सरकार द्वारा उसे एनआरआई का दर्जा दिया जाता है। तो आप इतना समझ गए हैं, मुझे उम्मीद है कि एनआरआई कौन होते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एनआरआई व्यक्ति होते हैं, क्या इनका कोई रिलेटिव एनआरआई अकाउंट खोल सकता है? तो ऐसा नहीं है। जैसे ये व्यक्ति है, ये एनआरआई है, तो इसका जो रिलेटिव है वह एनआरआई अकाउंट बाद में ओपन नहीं कर सकता है। इस व्यक्ति को जो एनआरआई हो चुका है स्वयं इंडिया में आके या ऑनलाइन के माध्यम से इसे व्यक्ति को स्वयं यानी कि व्यक्तिगत रूप से इसे एनआरआई अकाउंट खोलना पड़ेगा भारत में। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से है। ठीक है, और कोई भी एनआरआई व्यक्ति होगा वह भारत में 1 से अधिक एनआरआई अकाउंट खोल सकता है, ये बात ध्यान रखना। तीसरी बात है कि एनआरआई जो व्यक्ति है, जैसे ये अकाउंट है एनआरई, एनआरओ, एफसी, एनआर, कोई भी एनआरआई व्यक्ति है वह अपने एनआरआई अकाउंट को ज्वाइंट रूप में खोल सकता है। ज्वाइंट रूप का मतलब है जैसे ये व्यक्ति है, ये और ये व्यक्ति एक अलग, ये दोनों एनआरआई हैं, ये दोनों व्यक्ति का एक अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट भारत में खोला जा सकता है। इतना समझ में आया? ज्वाइंट अकाउंट का मतलब है कि एनआरआई व्यक्ति ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं, यानी कि 2 एनआरआई मिलके अपना एक अकाउंट भारत में खोल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? अब जो भारत में जो एनआरआई लोग होते हैं, इन एनआरआई लोगों को इस प्रकार की सुविधा दी गई है कि भारत में बाय द वे इनका कोई रिलेटिव रहता है, तो ये उनके तरफ से यानी कि इस एनआरआई व्यक्ति के तरफ से जो अकाउंट एनआरआई अकाउंट ओपन है, उस अकाउंट की देख रेख इनका कोई रिलेटिव कर सकता है। यह व्यवस्था भारत में है और इस व्यवस्था को हम बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। यह व्यवस्था पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम से जानी जाती है, यानी कि एक व्यक्ति है या कोई अनुदानकर्ता या कोई प्रिंसिपल द्वारा एक एजेंट के रूप में कार्य करना। समझ रहे हो? जैसे मैं एनआरआई हूं और मेरा कोई रिलेटिव भाई बहन या माता पिता या दादी दादी कोई यहाँ है, तो यह सुविधा भारत सरकार द्वारा दी गई है कि वह व्यक्ति जो हमारे घर वाले हैं वो है पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में मेरे अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि उसकी देखरेख कर सकते हैं। यह नियम भारत में है और यह नियम भारतीय अनुबंध अधिनियम सन 1872 की धारा जो है 182 धारा के तहत इस पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रावधान किया गया है। जैसे क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब क्या है? एक एजेंट है, एक एनआरआई व्यक्ति का वो एजेंट है जो उसका घर का सदस्य है, जो उसके खाते को मेंटेन करता है। ठीक है, तो यह नियम भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी की व्यवस्था एनआरआई को दी गई है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार के हमने समझा कि पावर ऑफ अटॉर्नी की जो व्यवस्था है वह क्या है। अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एनआरआई अकाउंट कितने हैं, यानी कि भारत में कितने प्रकार के एनआरआई अकाउंट होते हैं। तो मुख्यतः भारत में 3 प्रकार के एनआरआई अकाउंट होते हैं।
NRE NROFCNR। NRE का मतलब है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, एन से नॉन, आर से रेसिडेंट्री, आर से सॉरी रेसिडेंट, और ई से एक्सटर्नल, सॉरी नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, इसका मतलब है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, उसका मतलब है एनआरओ का नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, और एफसीएनआर का फुल फॉर्म होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट। तो ये 3 प्रकार के अकाउंट है जो एनआरआईओ को, एनआरआई लोग भारत में खोल सकते हैं। कितने प्रकार के, अब कोई पूछे कि एनआरआई अकाउंट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर। देखिए इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, इसलिए क्योंकि शॉर्ट में भी याद रखेंगे और फुल फॉर्म भी बन जाता है नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, फॉरेन 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 करेंसी नॉन रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन हिंदी में जो भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो हिंदी में देख लो कि एनआरआई का मतलब क्या होता है, अनवासी, अनवासी भारतीय। तो एक्सटर्नल का मतलब यहाँ होगा एनआरआई के बाहरी, तो ऐसे पे तो एनआरआई के लिए इसका मतलब हो गया कि अनवासी बाहरी खाता, और अनवासी एनआरओ का मतलब होगा अनवासी साधारण खाता, और एफसीएनआरओ का मतलब होगा विदेशी मुद्रा अनवासी खाता। बेटर होगा कि आप इंग्लिश में याद रखें कि एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर अकाउंट, ठीक है। तो इतना ही हम साफ करते हैं। अब जो एनआरई अकाउंट है, हमने अभी अभी वीडियो शुरू करने से पहले यानी कि पढ़ाने से पहले आप लोगों को बताया था कि 4 प्रकार के मुख्य अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और आरडी और एफडी। इस 4 टाइप में अकाउंट खोले जा सकते हैं। तो ये जो एनआरई अकाउंट है, ये 4 टाइप्स अवेलेबल इन इंडिया, यानी कि 4 प्रकार के रूप में इसे खोला जा सकता है। किस अकाउंट को, एनआरई अकाउंट को। 4 प्रकार कौन से, जैसे इसे सेविंग अकाउंट के रूप में भी खोला जा सकता है, ठीक है। इसे करंट अकाउंट के रूप में भी खोला जा सकता है, और आरडी के रूप में भी खोला जा सकता है, एफडी के रूप में भी खोला जा सकता है। इस पर हमने देखा कि जो एनआरई अकाउंट है वह 4 प्रकार के रूप में खोला जा सकता है। इसी प्रकार का ये दूसरा जो अकाउंट है एनआरओ, यह भी 4 प्रकार के अकाउंट के रूप में खोला जा सकता है, यानी कि सेविंग, करंट, आरडी और एफडी के रूप में एनआरओ अकाउंट को भी खोला जा सकता है। लेकिन जो एफसीएनआर अकाउंट है, इसमें ध्यान देने की बात है, यह सिर्फ एफडी के रूप में ही, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के फॉर्म के रूप में ही इसे खोला जा सकता है। तो बेसिक डिफरेंस देखना, एक मतलब दिमाग में इतना फीड करना है कि बेसिक डिफरेंस देखना कि दिमाग में इतना फीड करना है कि जो एनआरआई अकाउंट होते हैं, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, एनआरई और एनआरओ जो अकाउंट है वह 4 प्रकार के खोले जा सकते हैं, सेविंग के अकाउंट के फॉर्म में, और करंट अकाउंट के फॉर्म में, और आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में, एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में। लेकिन जो एफसीएनआर अकाउंट है, यह सिर्फ एफडी के रूप में यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में ही खोला जा सकता है, अन्य 3 रूप में है इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अब कुछ बैंक हैं जहां हम जिक्र करें इन बैंकों का कि शायद अगर आप लोगों में से भविष्य में इनका केस अगर किसी को खुलवाना पड़े तो ये किसी से ना पूछना पड़े कि अरे हम सर से तो पढ़े थे लेकिन सर ने ये नहीं बताया था। 1-2 अगर बैंकों का नाम बता देते तो शायद हम अकाउंट खुलवा लेते, भविष्य में पता नहीं किसी किस्मत चमक जाए, कोड एनआरआई बन जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ बैंकों का हम जिक्र करेंगे कि वो बैंकें क्या हैं, कौन कौन सी बैंकें हैं जो इसकी सुविधा उपलब्ध कराती हैं अकाउंट की। तो कुछ ही बैंकों का यहां जिक्र करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे सम बैंक्स इन इंडिया
प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ एनआरआई अकाउंट। जैसे कि पहली बैंक देख लो एसबीआई बैंक, दूसरी देख लो आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और कनाडा बैंक। कनाडा बैंक, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक और डीवीएस बैंक, सिटी बैंक, आठवीं बैंक देखो डीवीएस बैंक, लिखते जाओ, एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी, कनाडा, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, डीवीएस बैंक। अगली बैंक आती है नौवीं एसबीएम बैंक। यस बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत बैंक हैं जो सुविधा फैसिलिटी उपलब्ध कराती है, लेकिन इतना का जिक्र नहीं कहेंगे, कहो तो एक आध दो का जो कवर करते हैं। फिर आरबीएल बैंक, कुछ बैंकें हैं जो सम बैंक, यानी कुछ बैंकों का यहां जिक्र कर रहे हैं जो एनआरआई अकाउंट की सुविधा उपलब्ध कराती है। यानी कि एनआरआई अकाउंट से मतलब यही है कि जिनमें आप एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट खोल सकते हैं, जो भी एनआरआई लोग हैं उनके लिए, ना कि हमारे और आपके लिए। ठीक है, लिख लो इतना। क्लियर? अब नोट करके लिखो कि कोई भी एनआरआई भारत में विभिन्न बैंकों में एक साथ कई अकाउंट खोल सकता है। अभी भारत में एक से अधिक खाता खोलने और बनाए रखने पर कोई लिमिट नहीं है, पहले हम बता चुके। ठीक है, लिख लिया? नोट नंबर 2 लिखो, एक ही बैंक में दो अकाउंट हो सकते हैं। मतलब जैसे एसबीआई है तो मैंने उदाहरण दिया है अपने पास ही की बैंक का, जहां हम रहते हैं, झांसी में, कि जैसे यूनिवर्सिटी वाली शाखा में एक हो जाएगा और एक मेडिकल वाली शाखा में भी हमारा, अगर हम एनआरआई हैं तो एक से अधिक अकाउंट हो सकते हैं और किसी के भी हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हो, अगर एनआरआई ना हो, साधारण अकाउंट हो, तब भी हो सकते हैं। लेकिन आगे लिखो, एक ही बैंक में दो अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग शाखाओं में। क्लियर? नोट नंबर 3, अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे हमारे पास मोबाइल है और एक ही नंबर है, तो पूछते हैं कि सर जैसे कि एक से अधिक अकाउंट खुले मेरे बैंक में, मेरे 5 बैंक में अकाउंट है, तो मुझे अगर मेरे 5 बैंक में अकाउंट है और मेरे जैसे 5 बैंक में अकाउंट है, तो क्या एक ही मोबाइल नंबर से 5 अकाउंट लिंक हो सकते हैं? तो बिल्कुल लिंक हो सकते हैं।
मोबाइल नंबर बदलने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके कुछ लाभ हैं, कुछ हानि भी हैं, तो चूंकि क्या लाभ है क्या हानि है इसकी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। ये इकोनॉमी का विषय है, तो ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। वो हो सकता है शॉर्ट रूप में कभी अगर मन करेगा तो वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। तो अगला स्पेशल नोट लिखो, एक मोबाइल नंबर भी कई बैंक अकाउंट में हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? तो ये नोट कर लिया, अब इसे साफ कर रहे हैं आगे। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ एनआरआई अकाउंट। अब इसे ही मुख्य रूप से समझना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अदर वीडियो की तरह जैसे लोग यूट्यूब पर डाल देते हैं 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना के डाल देते हैं कि टाइप्स ऑफ एनआरआई अकाउंट क्या होते हैं, या किसी की मैं निंदा नहीं करूंगा ना कुछ करूंगा। मेरा मतलब है कि मैं एक टीचर हूं, तो जो भी मुझसे पढ़े, जितने भी मुझे नॉलेज है, अपने आप को सर्वज्ञाता तो नहीं करूंगा कहूंगा, लेकिन जितने भी मुझे तुच्छ रूप में जितनी भी मुझे नॉलेज है उतने रूप में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को एक हाई क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कराऊं, यानी कि ऐसी समय डेवलप कराऊं कि एक बार पढ़ाऊं और खेला खत्म, फिर बाद में आपको कभी पढ़ना ना पड़े। ये दिक्कत ना हो कि सर ने एनआरआई अकाउंट तो पढ़ा दिया था लेकिन ये नहीं बताया था कि मोबाइल नंबर लिंक होगा तो एक ही कर सकते हैं दो, ये नहीं बताया था कि कितने अकाउंट खोल सकते हैं। कई प्रकार के ऐसे जो क्वेश्चन है जो व्यक्ति के माइंड में चलते हैं और खासकर छात्रों के माइंड में चलते हैं, तो उनका जितना भी मेरे पास समाधान है मैं देने की कोशिश करूंगा। चलिए अब देखते हैं कि भारत में जो एनआरआई अकाउंट है कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनआरआई अकाउंट, एनआरआई का फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि जो लगातार 180 डेज या 6 मंथ से कहां है, विदेश में है, उन्हें क्या कहती है, उन्हें भारत सरकार एनआरआई कहती है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखते हैं हम, पहला जो अकाउंट है वो है एनआरई। इसका फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट, लिखते जाओ, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, यानी कि अनवासी बाहरी खाता। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल 2 वर्ड होते हैं। तो इंटरनल मतलब आंतरिक, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। तो देखो, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, रेजिडेंट मतलब जो नहीं रहते हैं, नॉन मतलब जो इंडिया में रहते हैं लेकिन इंडिया के नागरिक हैं। एनआरआई क्या होते हैं, इंडिया के नागरिक होते हैं लेकिन इंडिया से बाहर किसी पर्पज से रहते हैं। तो इसे हिंदी में बोलते हैं एनआरआई को अनवासी, तो हिंदी में बोलते हैं अनवासी। और बाहरी खाता, एक्सटर्नल का मतलब होता है तो बाहरी, तो अनवासी बाहरी, और अकाउंट मतलब खाता, अकाउंट मतलब खाता, तो अनवासी बाहरी खाता इसका नाम हो गया। दूसरी चीज क्या रखनी है कि एनआरई सेविंग, एनआरई अकाउंट में सेविंग अकाउंट के फॉर्म में, करंट अकाउंट के फॉर्म में, और आरडी अकाउंट के फॉर्म में, और एफडी अकाउंट के फॉर्म में खोला जा सकता है। ठीक है, क्लियर? अब लेकिन दिमाग में ये क्वेश्चन चलता होगा
कि वो तो ठीक है, लेकिन खोला क्यों जाता है, क्या आवश्यकता है? तो आवश्यकता ये है कि जब फेमा एक्ट 1999 के तहत यह नियम बना दिया गया है कि जो भी एनआरआई हैं, वह एनआरआई एक साधारण भारतीय सेविंग अकाउंट भारत में नहीं खोल सकते हैं। तो भाई जो एनआरआई लोग हैं, उन्हें अगर जो विदेश में रहकर अपनी पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को जो सेविंग कर रहे हैं, उस पैसे का और सेविंग अगर उन्हें इंडिया में भेजनी है, चाहे उन्हें अपने रिश्तेदारों को भेजनी हो, चाहे अपने माता पिता को भेजनी हो, या स्वयं भी इंडिया में भेजनी है किसी या स्वयं भी वो कभी इंडिया आते हैं तो उन्हें स्वयं इंडिया में भेजनी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। इसी व्यवस्था को लेकर इस अकाउंट की व्यवस्था की गई है। तो यहां समझना यह है कि ये व्यक्ति है जिसका नाम गोरेलाल है। जैसे मान लेते जिसका नाम गोरेलाल है। अब ये भैया जो गोरेलाल है, ये गोरेलाल यूएसए गए, किसी भी पर्पस से यूएसए गए, गोरेलाल यूएसए गए। ठीक है, गोरेलाल कहां चले गए समझना है। गोरेलाल यूएसए चले गए और यूएसए गए और लगातार 6 माह तक भैया गोरेलाल यूएसए में रुक गए। 6 माह से अधिक समय हो गया गोरेलाल को। तो गोरेलाल को भारतीय सरकार ने एनआरआई घोषित कर दिया। अब तो गोरेलाल जो है एनआरआई हो चुके हैं। इस 6 महीने के दरमियान गोरेलाल ने यूएसए में बाय द वे $500 यूएसए डॉलर सेव किए, यानी कि मनी सेव की, यानी कि जो इन्होंने कमाया यूएसए में 6 महीने में गोरेलाल ने यूएसए में $500 कमाए। अब गोरेलाल को ये जो $500 हैं, चूंकि गोरेलाल इंडिया के निवासी थे, गए यूएसए 6 माह तक रुक गए, तो एनआरआई हो गया। गोरेलाल को ये जो सेविंग है ₹500, ये इंडिया भेजनी है। अब इंडिया भेजनी है तो फेमा एक्ट तो पहले ही मना कर चुका है कि जो एनआरआई जो हो चुके हैं, ये गोरेलाल अब एनआरआई हो चुके हैं, तो गोरेलाल ने जो यूएसए में जो $500 कमाए हैं, वह अपने सेविंग अकाउंट में जमा नहीं कर सकते। तो गोरेलाल के लिए व्यवस्था की कि ये 500 जो अमेरिकी डॉलर है, ये अमेरिकी डॉलर भारत में, इंडिया में आ जाएं। तो गोरेलाल को इस प्रकार के खाते की सुविधा प्रोवाइड भारत सरकार के द्वारा कर दी गई। इसी खाते को हम एनआरई अकाउंट कहते हैं। अब देखना, ये गोरेलाल ने जो $500 जमा किए, चूंकि अमेरिका की, यूएसए की जो मुद्रा है वह डॉलर होती है, तो ये जो एनआरई अकाउंट गोरेलाल का है, इस अकाउंट में पैसा सिर्फ और सिर्फ ये $500 है, ये डॉलर के ही रूप में इसमें डिपॉजिट किया जा सकता है। ठीक है, डॉलर के रूप में डिपॉजिट किया जा सकता है। और जैसे ही गोरेलाल ने $500 अपने एनआरई खाते में डिपॉजिट कर दिए, तो गोरेलाल के जो लोग हैं इंडिया में, यानी कि अगर उन्होंने व्यवस्था की होगी, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी की व्यवस्था की होगी, तो वो लोग या गोरेलाल स्वयं अगर इंडिया आए, अब 6 महीने बाद गोरेलाल इंडिया आए, तो गोरेलाल को अगर ये $500 निकालना होगा तो एनआरई अकाउंट से निकालेंगे। लेकिन ये डॉलर के रूप में अमेरिका में जमा किए थे, लेकिन भारत में जब विड्रॉ करेंगे, इस पैसे को निकालेंगे, तो फिर $500 है, यह पैसे के रूप में, यानी कि इंडिया की करेंसी क्या है, पैसा, रुपया, तो यह रुपये के रूप में, सॉरी पैसा नहीं रुपया,
तो यार रुपया के रूप में ही बाहर गोरेलाल जब आएंगे इंडिया या कोई सगी संबंध होगी, यानी कि एनआरई अकाउंट से गोरेलाल पैसा निकालेंगे ये $500, तो ये $500 गोरेलाल को रुपए के रूप में मिलेगा। कैसा मिलेगा रुपए के रूप में? अगर $1 की कीमत जैसे कि हम 70 रुपए मान लेते हैं और गोरेलाल ने ये $500 जमा किए थे, तो इसमें 70 का गुणा कर दो, ठीक है, तो 7×35, तो ये गोरेलाल के 35,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 35,000 रुपए बने। डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट किए तो 35,000 रुपए बने। तो ये 35,000 रुपए के फॉर्म में गोरेलाल निकालेंगे, ना कि $500 के फॉर्म में। इससे ये अंदाज लगा, ये जो मैंने समझा इसे ये आपको प्रतीत हो रहा होगा कि यानी करेंसी एनआरई अकाउंट में करेंसी किसी भी विदेशी मुद्रा के फॉर्म में डिपॉजिट की जा सकती है, लेकिन निकाली सिर्फ इंडियन करेंसी के रूप में ही जाएगी। क्लियर? तो लिख लो कि विदेशों में कमाए हुए पैसे को एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है, लेकिन सिर्फ विदेशी मुद्रा के फॉर्म में ही डिपॉजिट किया जा सकता है। और जब इसे विड्रॉल करेंगे पैसे को, तो इंडियन करेंसी के रूप में ही इसे विड्रॉ किया जा सकता है, ना कि किसी विदेशी मुद्रा के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में गोरेलाल अपने दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है। अब एनआरई अकाउंट की एक खासियत और है कि इस एनआरई अकाउंट से कोई एनआरआई जो व्यक्ति है वह किसी भी बैंक में पैसे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे अभी हम फोन पे चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, फलाना पे चला रहे हैं, लिमका पे चला रहे हैं, ढिमका पे चला रहे हैं, इतने पे हैं, जितने भी ये पे हैं, चाहे चेक माध्यम से बचता हो, तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि इससे ये किसी अदर बैंक में, यानी कि एनआरई अकाउंट से किसी अदर बैंक में जो एनआरआई लोग हैं वह अपने पैसे को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो अगर पैसा ट्रांसफर करना है उन्हें ऐसा, तो फिर इसके लिए उन्हें एनआरओ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो कि इस अकाउंट से पैसे का लेन देन भारत में एनआरआई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एनआरओ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहां से ये निष्कर्ष निकल के आता है कि एनआरआई अकाउंट से लेन देन सिर्फ विदेशी बैंक और जिस बैंक में एनआरआई अकाउंट है, जिस भारतीय बैंक में एनआरआई अकाउंट है, उनके बीच ही लेन देन होगा, ना कि इस अकाउंट से एनआरआई अकाउंट से भारतीय बैंकों के बीच लेन देन हो सकता है। भारतीय बैंकों के बीच आपसी में नहीं हो सकता है, लेकिन विदेशी बैंक और भारतीय जो बैंक है जिसमें एनआरआई अकाउंट है उसमें आपसी में लेन देन हो सकता है। क्लियर? अब सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि अब ये गोरेलाल ये जो है, देखना आगे समझना, ये गोरेलाल $500 इन्होंने जमा किए, क्योंकि डॉलर क्या है, विदेशी मुद्रा है। विदेशी मुद्रा है, जब ये डॉलर $500 गोरेलाल ने अपने एनआरई अकाउंट में जमा किए, तो भारत सरकार का इससे क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। तो इस अकाउंट से फायदा ये है भारत सरकार को, कोई जो भी एनआरआई लोग अगर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो भारत सरकार का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। और जब ऑब्वियसली अगर किसी चीज में कोई भी व्यक्ति को अगर फायदा होता है तो फिर कुछ छूट भी प्रदान करता है। तो इस फायदे को देखते हुए कि चूंकि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जो डिपॉजिट पैसा होता है, जैसे गोरेलाल ने ₹500 जमा किए, तो इस ₹500 पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा गोरेलाल को, तो इस ब्याज पर फिर भारत सरकार गोरेलाल से टैक्स नहीं लेगी। यानी कि इस प्रकार से जो एनआरई अकाउंट है यह एक टैक्स फ्री होता है। तो इसके दो फायदे, एक तो भारत सरकार का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, दूसरी जिसका भी ये एनआरई अकाउंट है जिस एनआरआई का, वह टैक्स फ्री होता है।
लिख लिया। अब ऐसा है कि गोरेलाल जो 500 रुपए लेकर आए थे, अब बाय द वे गोरेलाल ने इंडिया में वहां से 500 रुपए जमा कर दिए, गोरेलाल इंडिया आए घूमे। अब गोरेलाल के 400 रुपए बचे या 500 बचे, तो वापस गोरेलाल को जितना भी पैसा से अकाउंट में वापस अगर अपने विदेशी अकाउंट में उन्हें वापस जमा करना है विदेशी बैंक में, तो गोरेलाल वापस पैसे को ले आ सकते हैं भारतीय बैंक से। इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय बैंक उन्हें मतलब रोकेगा या किसी प्रकार का ब्याज लेगा। इस व्यवस्था को बोलते हैं इजीली रिपीटेबल मनी ट्रांसफर, यानी कि आसानी से गोरेलाल पुनः अपने इस 500 रुपए को जो भारतीय बैंक में एनआरई खाते में जमा किए थे, और अगर ये चाहे वापस तो जो यूएसए में इनका खाता होगा जिस बैंक में खाता होगा तो उस बैंक में वापस ये पैसा भेज सकते हैं। अगर उनका खाता यूएसए में होगा वापस भेज सकते हैं। इस व्यवस्था को कहते हैं इजीली मतलब आसानी, रिपीटेबल मतलब दोबारा से जाना, रिपीटेबल मनी ट्रांसफर। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि ये एनआरई अकाउंट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं एनआरई अकाउंट। ई की जगह ओ कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, ओ से ऑर्डिनरी अकाउंट। क्यों खुलवाया जाएगा एनआरआई द्वारा? क्योंकि यह एनआरआई जैसे भारत में रहे और भारत में रहे तो उन्हें भारतीय, तो चूंकि निकलेगी तो मुद्रा भारतीय रूप में एनआरआई अकाउंट से। लेकिन यहाँ जैसे अगर यहाँ कोई एनआरआई घूमने आया उसे अपने किसी रिश्तेदार को पैसा ट्रांसफर करना, तो एनआरआई अकाउंट से ट्रांसफर नहीं कर सकता, यानी भारत में लेन देन हो एनआरआई अकाउंट से नहीं कर सकता, तो उसके लिए एनआरआई अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक है, इसे हिंदी में लिख लो अनवासी साधारण खाता, अनवासी साधारण खाता। अब जल्दी लिखा, यह अकाउंट भी 4 टाइप्स, यानी कि 4 टाइप्स कौन से? सेविंग, करंट अकाउंट, आरडी और एफडी के फॉर्म में खोले जा सकते हैं। तो वो एनआरई भी 4 टाइप में खोले जा सकते हैं, ये भी 4 टाइप में एनआरओ खोला जा सकता है। अब ये ध्यान रखना कि एनआरओ अकाउंट में जो मुद्रा है वह मुद्रा विदेशी मुद्रा भी और भारतीय मुद्रा, दोनों मुद्राएं इस अकाउंट में जमा की जा सकती हैं। तीसरा लिखो, क्लियर? एनआरओ अकाउंट से भारत में एनआरओ अकाउंट से भारत में एनआरआई लोग लेन देन भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि एनआरओ अकाउंट से पैसा ट्रांसफर एनआरई अकाउंट में नहीं किया जा सकता है। तो आगे लिख लो कि एनआरओ अकाउंट से पैसा ट्रांसफर एनआरओ सॉरी मिस्टेक हो गया, एनआरओ अकाउंट से भारत में लेन देन या भारतीय बैंकों में एक दूसरी बैंकों में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। क्लियर? देखो एनआरओ अकाउंट में भी जो पैसे की निकासी होगी, जैसे गोरेलाल को उदाहरण फिर ले लो। गोरेलाल डॉलर और भारतीय दोनों मुद्रा के रूप में एनआरओ अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन जो विड्रॉ करेंगे तो वह भारतीय मुद्रा के रूप में ही गोरेलाल क्या करेंगे, पैसा निकाल सकते हैं, ना कि इस अकाउंट में भी विदेशी मुद्रा के रूप में पैसा निकाल पाएंगे। ठीक है,
अब जैसे इस अकाउंट में अगर गोरेलाल अगर $500 या कुछ पैसे अगर गोरेलाल जमा करते हैं तो एनआरओ अकाउंट में जो गोरेलाल, क्यों, चूंकि एग्जांपल में गोरेलाल का ले रहा हूं, तो गोरेलाल को इस अकाउंट में जो मूल राशि जमा करेंगे यानी जो मूलधन होगा उस पर जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स लगता है इस अकाउंट में। तो एनआरओ जो अकाउंट है यह टैक्स फ्री नहीं है, ठीक है। जबकि एनआरआई अकाउंट क्या था, टैक्स फ्री था, क्योंकि इससे तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है। फॉरेक्स इसी नहीं बढ़ रहा क्योंकि भारतीय फॉर्म में पैसा जमा हो रहा, ठीक है। क्योंकि उसके लिए डॉलर के रूप में पैसा जमा करने के लिए एनआरआई अकाउंट है, लेकिन भारत में अगर लेन देन करना है एनआरआई को तो इसके लिए एनआरओ अकाउंट है। अब पैसे के रूप में ही जमा कर रहा तो फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ेगा, क्योंकि लेन देन इसी से हो रहा, ठीक है। तो यह जो अकाउंट है एनआरओ यह टैक्स फ्री नहीं होता है, और ध्यान रखना इस पर जो टैक्स लगता है वो मोर देन 30% से ज्यादा लगता है। क्लियर। एनआरओ अकाउंट में भी पावर ऑफ अटॉर्नी की व्यवस्था है, यानी कि इस अकाउंट में भी एनआरआई लोग अपने तरफ से अपने किसी रिश्तेदार को पीओए यानी पावर ऑफ अटॉर्नी नियुक्त कर सकते हैं, यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में उनका रिश्तेदार रिलेटिव होगा उनके इस एनआरओ अकाउंट की देखभाल कर सके, यह व्यवस्था इस अकाउंट में भी है, ठीक है। देखो लेकिन इसकी एक है, जहां एनआरई अकाउंट में पैसा जमा करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एनआरओ अकाउंट में अधिकतम 1 मिलियन, अधिकतर $1 मिलियन, $1 मिलियन अधिकतम पैसा $1 मिलियन एक वित्तीय वर्ष में जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि $1 मिलियन कहेगा, यानी कि एक साल में अधिकतम जो राशि होगी एनआरओ अकाउंट में वह सिर्फ और सिर्फ $1 मिलियन ही जमा हो पाएगी। अगले बार फिर $1 मिलियन होगी अगले वित्तीय वर्ष में। अब चलिए समझते हैं एफसीएनआर अकाउंट क्या है। इसका फुल फॉर्म है एफ से फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट लिख लो, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट लिख दें। नॉन रेसिडेंट यानी विदेशी मुद्रा अनवासी खाता, इसका नाम है खाते का हिंदी में विदेशी मुद्रा अनवासी खाता। यह अकाउंट इस प्रकार भिन्न है एनआरई और एनआरओ अकाउंट से, जहां एनआरई और एनआरओ अकाउंट में चारों प्रकार के फॉर्म के रूप में अकाउंट खोला जा सकता था, वहीं पर एफसीएनआर में सिर्फ फिक्स डिपॉजिट के रूप में ही पैसा जमा किया जा सकता है। इसमें सेविंग करंट और आरडी के रूप में पैसा जमा नहीं हो सकता है। क्लियर। एफसीएनआर अकाउंट में भी सिर्फ जो डिपॉजिट पैसा होगा वह विदेशी या फॉरेन मनी के रूप में यानी कि विदेशी मुद्रा के रूप में ही इसमें पैसा जमा होगा, जिस प्रकार से कि एनआरई अकाउंट में पैसा जमा डिपॉजिट किस रूप में होता था, विदेशी मुद्रा के फॉर्म में। एफसीएनआर अकाउंट में ही विदेशी मुद्रा के रूप में ही पैसा जमा हो सकता है। अब चूंकि तो इससे भी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, जब इससे भी फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा तो इसमें जो जमा राशि है इस अकाउंट की जमा राशि भी टैक्स फ्री है, यानी कि इस पर टैक्स नहीं लगता है। यानी जिसके कोई भी एफसीएनआर अकाउंट है इसमें जो मुद्रा जमा है उस पर टैक्स नहीं लगता है।
अच्छा, हो गया। यह अकाउंट इसलिए खुलवाया जाता है कि जो सेविंग बचत है जो एनआरआई की, वह चूंकि इसमें मनी क्या है, मनी इसे विदेशी मुद्रा के रूप में ही जमा होगी। तो और कोई भी एनआरआई अगर एफडी करता है तो वह, जैसे गोरेलाल का उदाहरण ले लो, गोरेलाल यूएसए में रहे तो वहां की मुद्रा डॉलर है, क्योंकि डॉलर के रूप में ही गोरेलाल का अगर ये अकाउंट होगा तो गोरेलाल डॉलर के रूप में ही जमा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि गोरेलाल अपनी जो मुद्रा को है वह प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण डॉलर के रूप में ही करना चाह रहा है, यानी विदेशी मुद्रा के रूप में करना चाह रहा है, इसलिए यह अकाउंट गोरेलाल ने खुलवाया। तो इसका मतलब यह है कि जिस भी एनआरआई का एफसीएनआर अकाउंट होगा तो वह इसलिए होगा क्योंकि वह अपनी बचत को विदेशी मुद्रा के रूप में संरक्षित रखना चाहता है। क्लियर? इसलिए इस अकाउंट की व्यवस्था है। अच्छा, दूसरा जो एफसीएनआर अकाउंट है, मिनिमम इसमें एफडी 1 साल की और मैक्सिमम एफडी 5 साल की होती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर 1 साल की एफडी का समय से पहले तोड़वा लेता है तो उस पर इसके ब्याज नहीं मिलेगा। लिख लिया? यानी कोई व्यक्ति अगर एफडी 1 साल के लिए करता है, उसे समय से पहले अगर 1 साल से पहले तोड़वा लेता है, कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आरडी 5 साल के लिए कोई व्यक्ति करता है, 2 साल या 3 साल या 4 साल के लिए करता है, और उसका 1 साल अगर पूरा हो जाता है, जैसे किसी व्यक्ति ने 5 साल की और 1 साल अगर उसका पूरा हो गया, अब उसे एफडी तोड़वाना है तो वह एफडी तोड़वा सकता है। एफसीएनआर अकाउंट में एफडी तोड़वा सकता है, और जब वह 5 साल के पहले एफडी तोड़वाएगा, अगर 1 साल पूरा हो गया तो अगर वह एफडी तोड़वाता है 1 साल बाद, क्योंकि उसकी एफडी जैसे 5 साल की थी और उसका 1 साल पूरा हो गया और 1 साल बाद वह अगर एफडी तोड़वाना चाहे तो तोड़वा सकता है, और एफडी तोड़वाएगा तो उस 1 साल का ब्याज उसे दिया जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने समझा, और लिख लो, ठीक है। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को बताया कि एनआरआई क्या होते हैं, कौन कौन से अकाउंट भारत में एनआरआईओं की सुविधा है, कौन कौन सी बैंकें हैं, और इन तीनों में क्या अंतर है ये देखी गए। एक जनरल फॉर्म में अंतर और देख लो, एनआरआई अकाउंट में डिपॉजिट पैसा विदेशी मुद्रा के रूप में, एफसीएनआर अकाउंट में विदेशी मुद्रा के रूप में, लेकिन एनआरओ अकाउंट में भारतीय मुद्रा के रूप में पैसा जमा किया जा सकता है। क्लियर? टैक्स की बात आती है तो एनआरई अकाउंट पर टैक्स फ्री है, एफसीएनआर अकाउंट टैक्स फ्री है, लेकिन एनआरओ अकाउंट टैक्सेबल है, यानी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? एनआरई अकाउंट में, एनआरई अकाउंट से भारतीय बैंक में या भारत में लेन देन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एनआरओ अकाउंट से भारतीय किसी बैंक में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है या लेन देन भारत में किया जा सकता है एनआरओ अकाउंट से, और एफसीएनआर अकाउंट से भी भारत में लेन देन होगा कि नहीं होगा, बताओ? जल्दी बताओ, समझू। इससे भी किसी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि हमने एफडी तोड़ दी और किसी बैंक में हम चाहें तो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है? अब अगला देखो, एनआरई अकाउंट चारों फॉर्म में खुलता है, सेविंग, करंट, एफडी, आरडी, और एनआरओ अकाउंट भी चारों फॉर्म में खुलता है, लेकिन एफसीएनआर अकाउंट सिर्फ एक ही फॉर्म में खुलेगा, वो है एफडी के फॉर्म में। तो क्लियर? अच्छा, जो एफसीएनआर अकाउंट से जो भी मैंने बात की कि इससे जिससे किसी भी भारतीय अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, और थोड़ा गूगल चेक कर लेना, भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहां तक है इससे किसी भी भारतीय अकाउंट में, ऐसे एफडी है तो उसी एफडी को किसी भारतीय अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है, एफडी ट्रांसफर की जा सकती है, मेरे हिसाब से की जा सकती है। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, भी ध्यान नहीं आ रहा, तो एक बार गूगल करके मैं बता दूंगा, और ना हो तो आप लोग खुद देख लेना। ठीक है? ओके, धन्यवाद। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो जो भी व्यक्ति हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं और जो भी व्यक्ति हमारा वीडियो देखते हैं, तो उनसे एक निवेदन ही कर सकता हूं कि
देखते हैं तो आप लोग जरा सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए करें और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपसे फ़ायदा ये होगा आपको कि मेरे नए नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे और साथ में मुझे ये फ़ायदा होगा कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। और अगर आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर इस वीडियो को नहीं करते हैं तब भी मेरा कर्तव्य है कि मैं तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। अच्छा, आप अगर इस वीडियो को देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड हो सके और लोगों को पता चल सके कि हमारे छोटे से शहर झांसी में और संपूर्ण यूट्यूब पर यानी कि यूट्यूब की दुनिया में भी मतलब ये इस प्रकार के वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि फ्री में एक फुल नॉलेज देते हैं और फुल वीडियो देते हैं। यानी फुल वीडियो से मतलब है एक पूर्ण रूप से इस प्रकार से एक वीडियो बनाते हैं कोई है कि जो पूर्ण समझ डेवलप कर सके, यानी कि कहीं आपको फिर नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो हम आपको प्रोवाइड करा ही देते हैं, चाहे वो फिर यूपीएससी के पर्पज़ से हो चाहे छोटे एग्जाम के पर्पज़ से हो। अच्छा, डिटेल में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि एक समुद्र की तरह मेरी सोच है कि मेरी सोच बचपन से ही रही है कि एक समुद्र की तरह गहरा होना चाहिए और एक चाहे वो विचार हो, चाहे पावर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पैसा हो, चाहे पावर हो, यानी कि उस समुद्र की तरह गहरा होना चाहिए। वो वहाँ से मतलब हिलना डुलना नहीं चाहिए। ऐसे अगर पावर है आपके पास तो दिखाओ मत, शांति से रहो। अगर आपके पास पावर है, पैसा है तो ज़्यादा यहाँ वहाँ गप सप नहीं मारो। अगर नॉलेज है तो उसे एक इतना दो कि समुद्र के रूप में दो ताकि किसी को अगर जैसे समुद्र है, अगर चाहो तो जितनी हमें 2 बाल्टी की जरूरत है तो निकाल ली 2 बाल्टी। इस प्रकार से ये वीडियो इसलिए तो लॉन्ग करते हैं कि अगर आपको जरूरत है कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि अकाउंट कितने प्रकार के, इतना ही पढ़ लो, ठीक है। तो मेरी यही सूझबूझ है। बाकायदा जो वीडियो में जो मोटिवेशन जो थॉट देते हैं ये आप लोगों की समझ डेवलपमेंट करने के लिए देते हैं, ना कि किसी को टारगेट करते हुए देते हैं। ऐसा मेरा कोई पर्पज नहीं है कि ये जो मोटिवेशन थॉट देते हैं मैं किसी व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर मनुष्य को टारगेट करता हूँ, नहीं। ये वीडियो अपने छात्रों को और समाज को एक प्रेरणादायक विचार इसलिए उपलब्ध कराते हैं ताकि वो अपने भविष्य में एक अच्छी सोच और समझ डेवलप कर सकें। और फिर मैं तो हर प्रकार के थॉट देता हूँ, चाहे वो माइंड सेट से हो, चाहे वो सक्सेस से हो, चाहे वो अपने जैसे किसी ब्रोकन हार्ट से हो, चाहे वो लव लाइफ से हो, चाहे फिर वो रियल लाइफ से हो, चाहे फिर वो एक जो देशभक्ति से हो, यानी कि सारा एक सूझबूझ होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए